हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल न्यू हिस्टोरिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पहले एक टॉपिक जो ऋग्वैदिक कालीन भारत यानी ऋग्वेद काल पढ़ाया था, ऋग्वैदिक कालीन भारत पढ़ाया था। तो ऋग्वेद काल के समय में केवल ऋग्वेद का ही यानी प्रकाश में आया, केवल ऋग्वेद ग्रंथ ही लिखा गया जो ईश्वर द्वारा रचित बताया गया कि ऋषियों में बताया है कि हम बता चुके हैं आपको को ईश्वर द्वारा ही रचित है, कृत है, ये बताया गया है। तो उसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 BC था। 1500 से 1000 BC उसका टाइम पीरियड था। और ऋग्वेद कालीन आर्य जो थे वो केवल पंजाब तक, उधर पंजाब जो पाकिस्तान में पंजाब पड़ता है उधर, और उधर ही तक सीमित थे। केवल पंजाब के क्षेत्र में, अपने हिंदुस्तान के पंजाब में और पाकिस्तान के पंजाब में उधर ही तक सीमित थे। लेकिन जो जैसे ही आर्य जो थे वो पलायन कर गए और वो इधर दिल्ली गंगा यमुना दोआब की तरफ भी उन्होंने यानी अधिकार कर लिया, कब्जा जमाया। दिल्ली गंगा यमुना क्षेत्र में उन्होंने कब्जा जमाया। तो पहले ऋग्वैदिक कालीन आर्य पंजाब तक थे, और जब उत्तर वैदिक कालीन हमारा आया 1000 से 620 ईसा पूर्व में, तो क्या हुआ कि जो आर्य थे उन्होंने दिल्ली गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में आए यानी, और उनको जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे वो निवास करते थे, जो थे वो 5 जन थे। 5 जन यानी थे। तो यदु, आनु, तुर्बस, पुर, तो इस प्रकार से भारत और कुरु जनों को मिला करके ही भारत प्लस पुरु, इनके बीच में वैवाहिक संबंध हुआ होगा कुछ भी, मतलब तो इनको मिला करके कुरु जन बना, यानी कुरुक्षेत्र कुरु बना। तो क्या था, तो इस प्रकार से कुरुवंश यानी कुरुक्षेत्र, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ कुरुवंश बना। कौरव पांडव जो थे वो थे तो कुरुवंशी, लेकिन कौरव पांडवों के बीच जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ कि महाभारत में कुरुओं का यानी कौरवों का विनाश हो गया। और जो पांडवों में जो कुरुवंश, थोड़े बहुत कुरुवंशी बचे हुए थे, क्या हुआ कि हस्तिनापुर में बाढ़ आ गई, और इस कारण वो इलाहाबाद जो हमारे प्रयागराज में प्रयाग की तरफ कौशाम्बी पड़ता है, वहाँ पर बचे हुए कुरु जो थे कुरुवंशी वो शिफ्ट हो गए। तो इस प्रकार से वहाँ से शुरुआत होती है। तो क्या है कि गंगा यमुना जो दोआब है पड़ता है दिल्ली से, गंगा यमुना दोआब यहाँ पूरे ये उत्तर प्रदेश आपका हो गया, और मध्य प्रदेश तक इनका विस्तार उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मध्य प्रदेश तक विस्तार हुआ। और अंतिम समय में विंध्य क्षेत्र में भी वो थोड़ा बहुत शिफ्ट कर गए, क्योंकि लोहे का यानी लोहा जो है प्रकाश में कब आया, तो उत्तर वैदिक काल में लोहा आया। अतरंजी, खेड़ा, हस्तिनापुर यही क्षेत्र थे, लोहा के नौ वगैरह। तो वहाँ जब लोहा प्रकाश में आया, लोहे का विकास, खोज हुई लोहे की, तो क्या था कि औजार बने कृषि के, उपकरण बने कृषि के लिए, खेती के लिए, और औजार बाड़ वगैरह और बर्छा, तलवार, भाला वगैरह ये औजार प्रकाश में आए, और तब कृषि की शुरुआत हो गई। ऋग्वैदिक कालीन जीवन कैसा था, पशुपालन यानी पशुओं पर आधारित था ऋग्वैदिक कालीन जीवन। ऋग्वैदिक कालीन जीवन घुमक्कड़ था, यायावर थे। आर्य क्या थे, यायावर थे यानी घुमक्कड़ थे। आज यहाँ कल वहाँ ऐसे बसते, लेकिन जब लोहा प्रकाश में आ गया, लोहे की खोज हो गई, तो उत्तर वैदिक काल के आर्यों ने खेती करना शुरू कर दिया, पशु भी पालते थे। तो इस प्रकार से उनका जीवन शुरू हो गया। तो देखिए अब उत्तर वैदिक कालीन जो है यानी फिर इसके बाद क्या हुआ, उत्तर वैदिक कालीन ऋग्वेद काल के बाद ऋग्वैदिक काल की पृष्ठभूमि पर ही उत्तर वैदिक काल की संस्कृति का विकास हुआ। और उत्तर वैदिक काल का इतिहास जो है हमें कहाँ से मिलता है, तो ऋग्वैदिक काल का तो ऋग्वेद से हो गया। उत्तर वैदिक काल का 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके बाद क्या आया, ब्राह्मण आए, आरण्यक आए, उपनिषद आए। उपनिषद सबसे बाद में आए, इसीलिए इन्हें वेदांत कहा गया। तो फिर
वेदों को सरल ढंग से समझने के लिए, यानी वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ आए और आरण्यक आए। आरण्यक ग्रंथ जो जंगलों में, यानी जिनका अध्ययन जंगलों में गुरु के समीप बैठकर किया जाता था। और उपनिषद का भी अर्थ यही है कि उप का मतलब समीप, निषद यानी समीप, गुरु के समीप बैठकर शास्त्रों का अध्ययन करना, ये उपनिषद का मतलब, उपनिषद का ये मतलब हुआ। तो फिर क्या है कि ये राजनीतिक जीवन कैसे था, राजतंत्र का विकास कैसे हुआ। ऋग्वैदिक काल में राजतंत्र तो था, लेकिन गणतंत्रात्मक प्रणाली थी, यानी राजा का निर्वाचन तो होता था, लेकिन वो पद आनुवांशिक नहीं था। राजा की शक्तियों पर निरंकुश रखने के लिए सभा, समिति, विदत, गढ़ जैसी समितियां थीं, ये परिषदें थीं। लेकिन अब क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में सभा, यानी राजा क्या हुआ, राजा की शक्तियों में वृद्धि हुई, राजा निरंकुश हो गया। तो उसका राजनीतिक जीवन कैसे था, तो जब एक जन, यानी कई जन मिलकर के, कई कबीले मिलकर के एक जन, ऋग्वैदिक काल में जन था, और कई जन मिलकर के तो जनपद बना उत्तर वैदिक काल में। तो राजा की शक्तियों में वृद्धि, यानी राजा कैसा था, राजा निरंकुश हो गया, राजा की शक्तियों में वृद्धि हो गई। नियमित कर प्रणाली, बलि, तो नियमित कर प्रणाली, यानी उत्तर वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली होगी। बलि जो था, बलि ऋग्वैदिक काल में एक स्वेच्छा से भेंट होती थी, राजा को भेंट दी जाती थी उसकी सेवा के बदले में। राजा क्या था, प्रजा का रक्षक, गोप्ता जन उसे बोला गया। तो बलि जो था वो स्वेच्छा से देने वाला, मतलब जो राजा, जनता होती थी, प्रजा होती थी, वो स्वेच्छा से बलि जो चढ़ावा या भेंट स्वरूप देती थी राजा को। लेकिन अब क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में बलि एक नियमित कर बन गया, जबरदस्ती वसूला जाने लगा। और कर कौन उस टाइम पे देता था, कर जो थे वो देते थे वैश्य, यानी समाज में बड़ व्यवस्था का आगमन हो गया, तो बड़ व्यवस्था की उत्पत्ति हो गई थी। तो बलि और भाग, ये दो कर थे उत्तर वैदिक काल। भाग ऋग्वैदिक काल में नहीं था, क्योंकि बलि जो था वो स्वेच्छा से दिया जाता, कोई कर प्रणाली थी नहीं ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली आ गई। बलि जो था वो जबरदस्ती कर लिया जाता था। इस पर जो दो वर्ग, यानी वैश्य और ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे, वो वैश्यों के द्वारा दिए जाने वाले कर पर ही वो डिपेंड करते थे। तो इसलिए बलि नियमित कर प्रणाली हो गई। भाग जो था वो भी एक कर था, ये उपज का 16% जो है जनता से वसूल किया जाता था। स्थायी सेना का अभाव, ऋग्वैदिक काल में भी स्थायी सेना का अभाव था, यहाँ भी स्थायी सेना का अभाव था। क्यों, जब जरूरत पड़ती थी, युद्ध वगैरह तो ज़्यादा होते नहीं थे, युद्ध की अगर जरूरत पड़ी युद्ध, तो अपने में से ही, अपने कुल से, अपने जन में से ही लोगों से जो है सेना इकट्ठी की जाती थी, सेना बनाई जाती थी और आक्रमण वगैरह होते थे। जनों का विस्तार जनपदों में, अब क्या था ऋग्वैदिक काल में, क्या क्या था, ग्राम, विस, जन, कुल से मतलब कुल से बना ग्राम, कुल, ग्राम, विस, फिर जन, और जनों का विस्तार करके, यानी कई एक जन मिला करके जनपद का निर्माण हुआ। कई एक जन मिल गए, जब कई जन मिल गए तो ये जनपदों का निर्माण कई जनों से मिलकर बना। अब देखिए, ऋग्वैदिक काल में राष्ट्र शब्द का कोई, मतलब राष्ट्र शब्द कहीं पर भी नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द का उल्लेख हुआ। राष्ट्र का मतलब होता है क्षेत्र, राष्ट्र का अर्थ होता है क्षेत्र, यानी कई जन मिलकर के, कई जन समूह मिलकर के राष्ट्र का निर्माण कर लिया, तो राष्ट्र का प्रमुख राजा हो गया। इस प्रकार अब उत्तर ऋग्वैदिक काल में जो सभा समिति विदत थी, विदत क्या थी, विद्वानों की सभा थी। अब उत्तर वैदिक काल में विदत का जो है विलोपन, यानी विदत जो थी, विदत संस्था थी, वो समाप्त कर दी गई। जो संस्थाएं थी, सभा समिति विदत गढ़, तो विदत जो था उसका विलोपन हो गया, यानी विदत समाप्त हो गई। सभा समिति, अब ये दो समितियां, ये संस्थाएं बची, सभा और समिति, ये तो बची, लेकिन सभा समिति का राजा पर नियंत्रण समाप्त हो गया, यानी राजा पर, सभा समिति का जो राजा की निरंकुशता पर सभा और समिति नियंत्रण रखती थी, तो वो नियंत्रण अब उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गया। अब देखिए आगे, सूत और ब्राह्मणी का राजा बनने वाला है। सूत और ब्राह्मणी को राजा बनने वाला कहाँ गया, राजा कृत का मतलब होता है बनने वाला। तो सूत और ब्राह्मणी, सूत क्या थे, रथ बना, राजा के सारथी हुआ करते थे,
ग्रामीणी जो ग्राम का प्रमुख होता था वो भी सोचते थे कि हम किसी तरह राजा बन जाए। जब ज़्यादा शक्तियाँ हो जाती थी, ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते थे ये लोग, तो ये राजा बनने की इच्छा करने लगते थे। राजसूय यज्ञ के बारे में ऐत्रेय ब्राह्मण में दिया गया। राजसूय यज्ञ कब किया जाता था? जब राज्य का राज्याभिषेक होता था, जब युवराज को राज सिंहासन पर बैठाया जाता था, तभी राजसूय यज्ञ होता था। ऐसा ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा हुआ है। राजसूय यज्ञ राज सिंहासन के लिए, यानी राज्याभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था। राज्याभिषेक के लिए, ये याद रखना, राज्याभिषेक के लिए। वाजपेयी यज्ञ कैसा था? जब सम्राट यानी कोई शासक होता था तो वो शक्ति प्राप्त करने के लिए, वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्राप्त करने, इसमें जो था रथ दौड़, रथ जिसमें शासक का यानी राजा हो, सम्राट हो, कोई भी, तो उसका रथ जो है आगे आगे परिवार के कुल के जन के लोग और आगे रथ लेकर चलते थे। तो राजा का रथ, तो ये देखा जाता था किसके पास कितनी शक्ति है। तो राजा का रथ जो होता था वो आगे आगे दौड़ता था। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जो कब किया जाता था? ये राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। ये भी उत्तर वैदिक काल में प्रकाश में आया। तो राज्य विस्तारी शासक कोई भी हो, राज्य विस्तार करना चाहता था कि हम अपने साम्राज्य का विस्तार करें, तो उसमें क्या था? एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, और घोड़ा जिस भी जमीन पर, जिस क्षेत्र में पहुंच जाता था, वो उस राजा की वो क्षेत्र उस राजा का हो जाता था। और नहीं तो अन्यथा अगर दूसरा राजा अगर है वहाँ पे तो वो उससे युद्ध करे, उसमें विजय होती थी। इसके बाद तो क्या है? अश्वमेध यज्ञ, यानी ये एग्जाम पूछे जाते हैं। तो ये राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। तो अब ये देखिए कि राजा का पद कैसा होता था। राजा का पद वंशानुगत, यानी राजा का पुत्र ही आगे राजा होगा, ऐसा हो गया उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। राजा का चुनाव होता था, गणतांत्रिक प्रणाली थी, गणतंत्र था। लेकिन यहाँ क्या हो गया? राजतंत्र का विकास हुआ जब तो राजा का पद वंशानुगत हो गया। ये वंशानुगत होना प्रारंभ हो गया। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में कितने रत्निन थे? 7 रत्निन थे। ऋग्वैदिक काल में 7 रत्निन थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में 12 रत्निन हो गए। ऐसा शतपथ ब्राह्मण में है, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में वर्णन किया गया कि 12 रत्न राजा को सलाह देने के लिए, राजा के सलाहकार या राजा के कर्मचारी जो थे वो 12 थे उत्तर वैदिक काल में। तो उनके नाम क्या? सेनानी, यानी सेना का गठन, जो स्थायी सेना तो थी नहीं लेकिन सेनानी था। सेनानी ही तो सेना का गठन करता था जब आवश्यकता पड़ने पर। तो सेनानी था, एक पुरोहित था। पुरोहित जो बताया है ना, मुख्य ब्राह्मण वर्ग से जो कर्म कांड और यज्ञ वगैरह कराए जाते तो यही पुरोहित करवाता था, क्योंकि कर्म कांड और यज्ञ वगैरह ऋग्वैदिक काल में नहीं थे। ऋग्वैदिक काल में प्रकृति पूजा होती थी, बहुदेववाद था, उसमें 33 देवताओं के प्रकार, 33 प्रकार के देवता थे, लेकिन प्रकृति पूजा थी, उसमें प्रकृति की पूजा होती थी। यज्ञ वगैरह बलि या कर्मकांड ऐसे कुछ नहीं थे। तो पुरोहित होता था, एक युवराज होता था जो मतलब भावी राजा, जो राजा के बाद राजा बनेगा। राजा की मृत्यु के बाद वो राजा जो युवराज होता था वही सिंहासन पर बैठता था। तो युवराज था। महिषी का मतलब होता राजा की मुख्य पत्नी, यानी मुख्य रानी। तो ये भी राजा को सलाह देती थी। सूत का मतलब होता था राजा का सारथी, जो राजा को रथ में बैठा कर ले जाता था। एक ग्रामणी यानी ग्राम का मुख्य प्रमुख जो व्यक्ति होता था वो ग्रामणी होता था। प्रतिहारी का मतलब एक प्रतिहारी भी होता था, जो राजा का रक्षक दरबारी ये होता था। अब संग्रहिता एक होता था, कोषाध्यक्ष। संग्रहिता किसे कहते हैं? जो टैक्स को कलेक्ट करके, जिस यानी उस टैक्स का संग्रह करता था, कलेक्ट करके इकट्ठा करता था, कोष में जमा करता था, उसे संग्रहिता कहते थे। ये मेन पॉइंट है संग्रहिता। एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है। तो संग्रहिता क्या था? कोषाध्यक्ष था, यानी कर का संग्रह करने वाला संग्रहिता, कर का संग्रह करने वाला संग्रहिता होता था। ये मेन पॉइंट है, याद रखना। एक भागदूत, भागदूत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ दिया जाता है। भागदूत क्या था? कर एकत्र करने वाला, यानी कर को वसूल करने वाला, कर को, टैक्स को वसूल करने वाला, वसूल करने वाला, कर को वसूल करता था। ये तो इकट्ठा करके जमा करता था कोष में, लेकिन कर जनता से कौन वसूल करता था? तो ये भागदूत नामक के कर्मचारी जो होता था, रत्नीर, ये वसूल करता था। अच्छा बाप क्या था? अच्छा बाप दूत कीड़ा, यानी जुआ वगैरह जो होता था, राजा
तो ताश वगैरह इन शतरंज, तो उसमें राजा का सहयोगी होता था। अच्छा बाप जो है राजा का दूत कीड़ा में सहयोगी होता था। पालागल, पालागल का मतलब होता है राजा के मित्र। राजा के मित्र भी तो होते थे। राजा को सही रास्ता गलत रास्ता क्या किस रास्ते पे जा रहा है, तो राजा को सही रास्ता दिखाने के लिए या बताने के लिए राजा का मित्र होता था, तो इसे पालागल कहा गया। राजा का मित्र बहुत उपयोगी है, तो कौटिल्य ने बताया, आगे कौटिल्य के टॉपिक में पढ़ाएंगे, ढंग से बताएंगे। फिर गोविकर्तन, गोविकर्तन का मतलब था कि आखेट, इन राजा शिकार वगैरह करने जब जाता था तो आखेट में राजा का साथी होता था गोविकर्तन। जब राजा शिकार पे जाता था तो आखेट में गोविकर्तन जो था वो राजा के साथ जाता था। अब शासक कितने प्रकार के थे, यानी पूर्व में कैसा शासक था, हमारे पश्चिम में कैसा शासक था, उत्तर में कैसा शासक था, दक्षिण में कौन किस प्रकार के शासक थे। तो पूर्व में कैसे थे, पूर्व में शासक को सम्राट बोलते थे, पूर्व में सम्राट। पश्चिम में, पूर्व का मतलब मगध में सम्राट होते थे। मगध जो बिहार में पड़ता है ना, मगध, पाटलिपुत्र, पटना उधर, तो वो था सम्राट यानी पूर्व में। पश्चिम में स्वराट इसे बोलते थे शासक को। उत्तर में विराट बोलते थे। उत्तर में जितने भी शासक थे, उत्तर में जितने भी शासक थे उत्तर दिशा में, इस प्रकार से, जैसे देखिए ये उत्तर हो गया। उत्तर में, तो उत्तर में क्या बोलते थे, विराट। दक्षिण में भोज, और ये पूर्व, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट। एक होता था बैराज। बैराज का अर्थ होता था, यानी बैराज का मीनिंग होता था जहां कोई राजा ना हो, जहां पर कोई राजा नहीं होता था उसे बैराज बोलते थे। यानी जहां पर गणतांत्रिक प्रणाली थी, गणतंत्र होता था। जैसे लिच्छवी राज्य वगैरह जो थे, शाक्यवंशी, ये क्या थे, गणतंत्रात्मक प्रणाली वहां पर थी।